हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑफ यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और देखिए, आज की हमारी वीडियो स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए होने वाली है। और उसके लिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेपर के स्ट्रक्चर की बात कर ली थी। और पेपर के स्ट्रक्चर की बात जब हमने की थी तो मैंने आपको आपके मार्क्स के बारे में पूरा सेक्शन आपको डिवाइड किया था कि किस किस तरह से हमें एग्जाम में पेपर मिलने वाला है, किस किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसी कैटेगरी में अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट आवर सिलेबस। तो अब हम हमारे सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि मैंने कहा था आपसे उस वीडियो में कि हम शायद पोएट्री सेक्शन को पिक कर सकते हैं, तो मैंने आपके लिए पोएट्री सेक्शन ही चूज किया है। पोएट्री सेक्शन की अब हम बात करेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविताओं का स्टोर किया गया है। मतलब बहुत सारी सुंदर कविताएं हमारी पुस्तक में दी गई हैं। those are mentioned in our reader, that is reader first or textbook first, and the name of the book is First Flight। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट रीडर है उसमें ऑलमोस्ट 10 to 11 पॉइंट्स है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। सबसे पहली पॉइंट की हम बात करने वाले हैं और उसकी जरा हम अब बात करते हैं। तो देखते हैं जरा। ओके, इट इज टाइम टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आप जरा देखोगे तो आपको टाइटल, एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ द पॉइंट, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। कोई भी पॉइंट हो या कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चैप्टर हो, तो उससे पहले मैं आपसे ये बात जरूर कहता हूं कि हमें उसके टाइटल की बात जरूर करनी चाहिए कि यदि उसे ये टाइटल दिया गया है, इंडिविजुअल कोई टाइटल दिया गया है, तो किस कारण से दिया गया है। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, पहले टाइटल को समझेंगे। डस्ट, धूल मिट्टी के बारे में बात करते हैं। ऑफ की स्नो, बर्फ। स्नो तो आप जानते हो, आइस जिसे हम कहते हैं, बर्फ। बर्फ के, स्नो बर्फ के डस्ट। लेकिन यहां पर हम कहेंगे वी कैन से लाइक द पार्टिकल्स ऑफ द आइस। बर्फ के कुछ छोटे छोटे कण हम यहाँ पर कहेंगे। धूल के कण नहीं है, ये बर्फ के कण है, लेकिन उनकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग उनको ये टर्म हमने रेफर कर दिया डस्ट के रूप में। मतलब हल्के हल्के छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स हैं आइस के, तो वो उसका नाम हमने रख दिया कि धूल के कण के बजाय रख दिया हमने उसके बर्फ के कण, ठीक है ना। छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े या बहुत छोटे छोटे कण, इसके बारे में बात की जाएगी। अब डस्ट ऑफ स्नो, ऐसा क्या हुआ इस पॉइंट में, बर्फ के उन छोटे छोटे कणों की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक पॉइंट का ये टाइटल बन गया। इस चीज को जानने के लिए हमें पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट है, रेगुलर स्ट्रक्चर है, एज वी ऑल नो। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर हमें स्टैंजास के रूप में मिलने वाली है। हालांकि आपको ऐसा जरूर लग सकता है कि ये पॉइंट सब बड़ी छोटी सी पॉइंट है, ये तो मतलब कितनी छोटी, लेकिन ये पॉइंट है बहुत छोटी, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ग्रेट मैसेज इससे मिलने वाला, बहुत ही अच्छा मैसेज हमें लोगों को इस पॉइंट से मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर point. So now we are going to start our point, and first of all we are going to discuss about stanza first. So let's see what is given in the stanza first. Yeah, but before moving ahead, I think here something you can see. So first we should discuss about it. Okay, for example, अभी आप मान के चले, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज आवर ट्री, है ना, ये एक पेड़ है। अच्छा, उसके साथ साथ ये आपको ये भी दिख रहा होगा, ये पार्टिकल्स हैं जिन्हें मैंने डस्ट का नाम दे दिया है, और वो किसके हैं, स्नो के, ठीक है। तो ये तो है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल। ये क्या है, ट्री है जिसका यूज इस पॉइंट में होने वाला है बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ पर देखिए, आपको ये भी कुछ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे छोटा सा क्रिएचर मैंने बना दिया जिसे हम लोग क्रू कहते हैं। हाँ, मेरी ड्राइंग इतनी ही अच्छी आप जानते हो, तो इसीलिए देखिए, ये है बर्फ के कण, ये है वो पेड़, यहां पर है वो क्रू, और ये देखिए ये है हमारे पोएट। आप जानते हो कौन होता है पोएट? अ पर्सन हु राइट्स poem, we can call him or
हर पॉइंट और पॉइंट्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पॉइंट हैं, ठीक है, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन आप इमेजिन करेंगे कि वो हमारे जो पॉइंट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इस बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार मैसेज देने वाली कविता को लिखा है। तो जरा देखेंगे ध्यान से। बर्फ के कण है, क्रो भी है, ओके, और ट्री की बात कर रहे हैं, और उस पेड़ के नीचे ही वो बैठे हुए हैं, ठीक है। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। वो अपना एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा अनुभव हम लोगों से शेयर करने वाले हैं, बताना चाहते हैं। तो इमेजिनेशन बनानी है दिमाग में। क्या? पेड़ है, ऊपर से बर्फ भी गिर रही है, पेड़ में एक कौवा आकर के बैठता है या पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। नीचे कौन खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं? हमारे पॉइंट, जिनका नेम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी विजुअलाइजेशन मैंने आप लोगों के किया, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट की। तो देखिए जरा, स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट से, द वे अ क्रो वे, जिस तरीके से या जिस ढंग से अक्रो, एक कोए ने, यहां पर हमने बात की ना, तो वही उस कोए की बात हो रही है। अक्रो शुक, शेक आप जानते हो, हिलाना, शुक हिलाया, है ना। डाउन, हिला करके नीचे की तरफ हिलाना, मूवमेंट करना। शुक डाउन, हिलाया, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया और नीचे आकर के गिरा, कुछ ना कुछ मेरे ऊपर आकर के गिरा। ऑन मी, मेरे ऊपर आकर के गिरा। किसके ऊपर आकर के गिरा? वी आर डिस्कसिंग अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ आकर के गिरा। वो क्या गिरा आकर के? द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट, कण, टाइनी पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। ऑफ स्नो, किसके? बर्फ के। तो देखिए आसपास हम वी कैन इमेजिन वेरी वेल कि डीपली या टोटली क्या है? विंटरी सीजन है, बहुत ही अच्छे से क्या पड़ रही है? बर्फ पड़ रही है, ठीक है ना। तो उसी समय मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अचानक से द वे, जिस तरह से अक्रो, एक कोए ने, शुक डाउन ऑन मी, अपने सर को हिला करके या अपनी बॉडी को मूवमेंट करके या अपने जो उसके पंख हैं उनको फ्लैपिंग करके, पंखों को फड़फड़ा करके, ऑन मी, मेरे ऊपर कुछ गिराया। और वो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर आकर के गिरी, वो क्या थी? द डस्ट ऑफ स्नो। वो क्या थी भाई? हाँ, वो थे बर्फ के कुछ छोटे छोटे कण। फ्रॉम, लेकिन वो कहां से आकर के गिरी? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? धतूरा जानते हो? धतूरा, जिसे हम लोग बताओ गुड मानते हैं, बैड मानते हैं? बैड मानते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। धतूरे का पेड़ हम घर में उगाना थोड़ी चाहते हैं, नहीं चाहते ना। तो धतूरे को क्या, धतूरा क्या है? हेयर हेमलॉक ट्री इज रेफर्ड लाइक अ वेरी पॉइजनस ट्री, बहुत ही जहरीला पेड़ होता है धतूरे का पेड़। तो उस धतूरे के पेड़ से, अब ये जो पेड़ मैंने आपको बनाया है ना, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाई ट्री की, ये आप इसे इमेजिन कर सकते हो लाइक अ हेमलॉक ट्री। तो एक धतूरे के पेड़ से वो जो कौवा था, द क्रो वाज सिटिंग इन द हेमलॉक ट्री, वो जो कौवा था ना, वो कहां बैठा हुआ था? हेमलॉक ट्री में, ठीक है ना। तो हेमलॉक ट्री में फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, कुछ कण, ऑन मी, मेरे ऊपर आकर के गिरे। लेकिन वो कब गिरे? उस तरीके से, द वे, जब उस तरीके से अक्रो, एक कोए ने, शुक, हिलाया, ठीक है ना। अब चाहे उसने अपना हेड हिलाया, चाहे उसने अपनी बॉडी को मूवमेंट किया, चाहे उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन वो बर्फ के कण मेरे ऊपर आकर के गिरे, जो किसमें थे? धतूरे के पेड़ में थे, ठीक है ना। चारों तरफ क्या हो रही है? आइसिंग, मतलब बर्फबारी हो रही है, ठीक है। अब जरा दो चीजों को यहाँ पर हम गौर करने वाले हैं। एक हमने बात की क्रो की, देखिए जरा, क्रो की बात की हम लोगों ने की ना, कोआ, और एक हमने बात की हेमलॉक ट्री। तो आप ये बताइए कि एक जो कोआ होता है, कोआ, और एक जो धतूरा होता है, उसे हमारे समाज में क्या माना जाता है? अच्छा ही माना जाता है, बुरा ही माना जाता है? जब आपके घर में
कौवा आपकी छत पर आकर के बैठ जाता है या जब उसकी अनप्लेजेंट साउंड आपको सुनाई देती है तो बताइए आप क्या कहते हो उसे? आ जाओ हमारे घर पर बैठ जाओ, या आप उसे भगाते हो? भगाते हो ना? क्यों? क्योंकि उसे हमारी सोसाइटी में एक गुड रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, एक अच्छा तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। किसको? क्रो। ठीक है ना? तो कोए को यहाँ पर देखिए क्या माना गया है? लाइक अ वाइस, एक बैड थिंग की तरह से माना गया है, एक बैड ऑमन की तरह से माना गया है, कहते हैं अपशकुन माना गया है। ठीक है ना? उसी तरह से हेमलॉक ट्री भी कैसा है? पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है। तो कोई भी उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, ना तो हम उसे अपने घर में उगाना चाहते हैं और ना हम उस चीज के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छी चीजों को अडेप्ट नहीं करना चाहते। तो दो चीजें, एक तो क्रो और एक हेमलॉक ट्री, जिनको हम लोग क्या मानते हैं? एक बुराई के रूप में मानते हैं, इन्हें हम अच्छा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो अब देखिए यहां तक आई होप फर्स्ट स्टेंज आपको क्लियर हो गया होगा। हेमलॉक ट्री की हम बात कर रहे थे, धतूरे की ट्री की हम बात कर रहे थे, उसमें एक कौवा आकर के बैठता है और वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है। The crow starts to flap its wings and suddenly the tiny particles of ice fell on him. इसके ऊपर गिर जाते हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये बात ध्यान रखें, क्रो और हेमलॉक ट्री, इन दोनों को क्या माना गया है? हम लोग क्या मानते हैं? एक गुड सिग्नल और बैड सिग्नल मानते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या सिग्नल देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हमें मिलने वाला है हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में। तो आई होप फर्स्ट स्टैंजा आप लोगों को क्लियर है। नाउ इट इज टाइम फॉर नेक्स्ट स्टैंजा। तो सेकंड स्टैंजा की अब हम बात करने वाले हैं। देखिए सेकंड स्टैंजा में क्या बताया गया है? सेकंड स्टैंजा में ये बताया गया है, हैज गिवन, दे चुका है या दे दिया था, माई हार्ट, मेरे दिल में कुछ हुआ। देखिए दिल में कुछ भावनाएं आई, क्या आई? देखिए, हैज गिवन माई हार्ट a change of mood। देखो जरा भाई, चेंज ऑफ मूड मतलब आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो माइंड में जो आपके थॉट्स आ रहे हैं वो क्या हो गए? अचानक से बदल गए हैं। हैज गिवन, दे दिया था, माई हार्ट, मेरे दिल में या मेरे दिल को, अ चेंज, क्या दे दिया? एक बदलाव आ गया, चेंज आ गया ऑफ मूड मतलब होता है मनोदशा या मनोभाव, और थॉट्स दोज आर इन योर माइंड। तो आपके दिमाग में जो थॉट्स थे ना, किसके दिमाग में थे? वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। वो अचानक से क्या हो गए? बदल गए। अचानक से वो सभी बदल गए। अच्छा, आगे भी जरा देखेंगे, फिर हम उसकी कंप्लीट तरह से बात करेंगे। एंड, और जब वो कौवा आया, उसने बर्फ के कण गिराए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अचानक से मेरा मूड क्या हो गया? बदल गया। और मूड बदलने से क्या हुआ जरा देखिए, एंड सेव करना मतलब सुरक्षा करना, रक्षा करना, बचाना, मतलब अच्छी कंडीशन से बुरी कंडीशन में जाना है, बुरी कंडीशन से अच्छी कंडीशन में जाना। हाँ, गोइंग इन अ बेटर कंडीशन। तो मैं एक अच्छी कंडीशन में गया। एंड सेव, और बचा लिया। सम पार्ट, कुछ हिस्सा, some part, कुछ हिस्सा, of a day, एक दिन का, of a day, एक दिन का, या उस दिन का, उसी वाले दिन का। I had rued, rued का मतलब होता है पछतावा करके, रेपेटेंस से या रिग्रेट करके आप अपने समय को बर्बाद करते हो, उसे कहते हैं रूड। पछतावा करके समय को नष्ट कर देना। तो देखिए, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल में दे दिया, मेरे दिल में अचानक से नई भावनाएं आने लगी, और वो क्या हो गया? उसकी वजह से चेंज हो गया, बदलाव आ गया मूड, मेरे मनोभावों का, मेंटालिटी का, मेरे विचारों का। एंड सेव्ड, और बचा लिया। सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, उस दिन का कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया, जिसका ज्यादातर टाइम या ज्यादातर पार्ट में क्या कर चुका था? बर्बाद कर चुका था। लेकिन वो जो मेरा बचा हुआ जो समय था दिन का, वो मैं उसे सेव कर पाया, बचा पाया। किसकी वजह से भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि अगर वो कौवा हेमलॉक ट्री में नहीं आया होता और शायद उसने वो बर्फ के पार्टिकल्स मेरे ऊपर नहीं गिराए होते, तो ऐसा भी हो सकता था। कैसा? कि शायद मैं अपना पूरा दिन क्या कर देता? सिर्फ सोच कर, रेपिटेंस
रिग्रेट में पश्चाताप करके पूरा दिन का समय मैं क्या कर देता, बर्बाद कर देता। लेकिन मैं किसका थैंक्स देना चाहूंगा, मैं उस क्रो को थैंक देना चाहूंगा। तो आप इस बात को समझें। हम लोग क्या मानते हैं किसी भी कोए को, बैड ऑमन। हम हेमलॉक ट्री को क्या मानते हैं, बैड ऑमन। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने लेवल पर, जो अपने लेवल पर मतलब उन चीजों का कोई प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। रास्ते से बिल्ली काट गई है तो भाई मत जाओ, क्या हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। उसी तरह से कौवा यदि घर पर आकर के बैठ गया तो उसे भगाओ, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, है ना। तो वो सारी चीजें हैं जो बैड ओमेन्स हैं, उनके बारे में हमारे पोएट हमें समझाना चाहते हैं। भाई कौवे को आकर बैठना है तुम्हारे घर पर, नहीं तो किसी और के घर पे, तुम्हारे घर पर नहीं तो उसे पेड़ में। बिल्ली को भी रास्ता काटना है, मतलब रास्ते से जाना है उसे। आपको जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है तो आप भी क्रॉस करते हो, उसी तरह बिल्ली को भी क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज ये दिया गया है कि कुछ चीजों को हम मतलब विदाउट एनी प्रॉपर प्रूफ हम लोग क्या मान लेते हैं, हमारी मिसकॉन्सेप्शन हो जाती है, उसकी वजह से हम लोग क्या मानते हैं, बैड ओमेन्स मानते हैं। तो आप देखिए एक क्रो और हेमलॉक ट्री, जिसकी वजह से हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ में कैसा चेंज आया, एक अच्छा या बहुत अच्छा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो ये कहना चाहते हैं कि मैं ट्रूली थैंक्स देना चाहूंगा उस कोए को और हेमलॉक ट्री को, जिसके नीचे मैं बैठा और उसमें एक कौवा आया जिसे लोग बात क्या मानते हैं, गलत मानते हैं, लेकिन उसने मेरे लिए क्या किया, बहुत ही बड़ा क्या दिया, एक मैसेज दिया। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी कुछ छोटे छोटे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे हमारे सामने इंसिडेंट्स होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि हमें उनसे क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हमें उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अगर जो कुछ भी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है उस चीज को हमें अपनाना चाहिए। जिस तरह से लोगों ने कहा कुएं को आना बेकार है, हेमलॉक ट्री बेकार है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो ये कहते हैं भाई मेरी तो लाइफ को या मेरे पूरे दिन को, मेरे समय को उन्होंने बचा लिया, इससे अच्छी बात क्या होगी। यदि कोई भी चीज आपके समय को बचाती है तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह से मैंने अपने पूरा दिन पश्चाताप करके निकाल दिया कि हे भगवान उन्होंने कुछ गलती कर दी, या उनका मूड कैसा था, सैड था, ग्लूमी था, वो हैप्पी नहीं थे और वो सोच रहे थे किसी चीज के बारे में, ये ऐसे हो गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना। लेकिन तभी वो कौवा आया, crow came and sat in the hemlock tree and flapped its wings, and the tiny particles of the ice fell on the Robert Frost. Then suddenly Robert Frost realized, oh God, I have wasted most of the part of my day, but I want to thank that crow. Because of that crow, I have saved little bit time or a little part of my day. तो वो कहते हैं कि उस क्रोए की वजह से मेरा समय बचा। तो चीजों को, शकुन अपशकुन को आप क्लियरली मतलब ऐसे नहीं माने कि हाँ मतलब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, नहीं। आपको बस इंस्टेंसेस, आपको उस चीज को देखना है कि उस चीज से अच्छा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। हमारे इस लाइफ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते, हम समाज की बातों में ही चले जाते हैं, हम उनकी अच्छाई को नहीं समझ पाते। तो इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये मैसेज देना चाहते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो, किस तरह से उस बर्फ के कणों ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से क्या कर दिया, बदल दिया। और उसके बाद उन्होंने कभी भी रिग्रेटमेंट नहीं किया, उन्होंने कभी भी रेपेटेंस को फॉलो नहीं किया, उन्होंने कभी भी पछतावा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लेसन उनको कौन सिखा करके गया, वो क्रो जो किसमें बैठा था, हेमलॉक ट्री में। तो उसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में, यदि हमारी लाइफ में कुछ सैड होता है तो उस चीज के बारे में ज्यादा ना सोच करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ऐसे इंस्टेंसेस से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और हमें लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, इसके लिए मैंने आपका विजुअलाइजेशन भी किया। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी पोएटिक कुछ देखिए राइमिंग स्कीम के बारे में शायद में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, जरा देख लीजिए। राइमिंग स्कीम होता है, राइमिंग स्कीम की जब हम बात करते हैं तो राइमिंग स्कीम आपका फिगर ऑफ स्पीच नहीं आता है, और फिगर ऑफ स्पीच की यदि हम बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच की मतलब फिगर ऑफ स्पीच किसी की स्पीच को उसे उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए लिटरेचर का जो वर्क होता है उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। राइमिंग स्कीम की जब हम बात करेंगे, राइमिंग स्कीम की, तो आपको
स्टैंजा के लास्ट वाले वर्ड पर पहुंच जाना है, ठीक है। और लास्ट वाले वर्ड के साथ साथ लास्ट वर्ड में भी लास्ट साउंड पर आ जाइए आप लोग, लास्ट वर्ड पे आइए और लास्ट साउंड पे आइए आप लोग, जरा आएंगे। क्रो, क्रो, ओ, क्रो, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है ना, आ रहा है ना, ओके वेरी गुड। तो अब इसे हम नाम दे देते हैं, हम शुरू कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, तो ए नाम दे दूं, कोई प्रॉब्लम, ओके वेरी गुड। क्रो, मैंने इसे ए नाम दे दिया है ना, आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस विद ए। अब आगे आए, नेक्स्ट लाइन पर आए, किसी भी लाइन की बात की जा रही हो, लास्ट वर्ड पे पहुंचा हुआ, ठीक है ना। मी, लास्ट वर्ड के साथ साथ लास्ट साउंड पर भी आ जाओ, मी, ई, ई, ओके, मी। क्रो, मी, ओ, क्रो, ओ, मी, ई अलग है, डिफरेंट है, तो ए के बाद बी। आई होप यहां तक क्लियर है, शुरू किया इसलिए ए, नेक्स्ट यदि रिपीट हो जाता यहां पर भी क्रो की जगह कुछ ऐसा आ जाता ब्रो, तो फिर दोबारा सेम ए ही आता, लेकिन डिफरेंट हो गया तो इसीलिए बी रिप्रेजेंट हम लोगों ने कर दिया। अच्छा अब देखिए, क्रो, मी, स्नो, बोलना जरा, क्रो, स्नो, क्रो, स्नो, सेम साउंड आ रहा है ना, हाँ वेरी गुड। तो बताइए अब यहाँ पर आप यहाँ पर नेक्स्ट सी पर जाने वाले हो क्या, चेंज करने वाले हो क्या? नहीं करेंगे सर, क्यों सर, सेम ही तो आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो बस बताइए उसी चीज को यहाँ पर भी उसी तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, हम इसे ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आइए, मी, ट्री, ट्री, मी, सेम साउंड, तो यहां पर भी बी। और इस तरह से हमारा स्टैंजा फर्स्ट कंप्लीट होता है और उसकी राइमिंग स्कीम भी हम लोगों ने बड़ी इजीली निकाल ली है। तो राइमिंग स्कीम को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ साथ लिख दीजिए आप लोग। तो बताइए कैसे आएगा, ए बी, ए बी ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही। तो बस लिख दीजिए राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा की यदि बात करें तो देखो ए बी, ए, ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम। और आई होप इस तरह से आप सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम जरूर निकालोगे ना, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जरा देखिए, नॉर्मली हम ऑरली देख लेते हैं। हार्ट, टैग, हार्ट, हार्ट, ठीक है। तो आप क्या नेम दोगे, ए और बी की आप बात कर चुके हो, इसे सी नाम दे देंगे, इसे सी से इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद मूड, मूड, ड, 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 भाई ये तो अलग अलग आ गए दोनों, तो यहां पर क्या आएगा, हार्ट, सी दे देंगे इसको, और इसको मूड, इसको डी दे देंगे। आगे आओ, पार्ट, ओहो, हार्ट, हार्ट और पार्ट, हार्ट, पार्ट, सेम हो गया, तो सी, डी, फिर दोबारा से सी। यहां पर क्या आया, मूड, तो पीछे डे आना चाहिए भाई। रूड, RUED, रूड, पश्चाताप करके नष्ट कर देना। तो देखिए, हार्ट, सी, मूड, डी, हार्ट, पार्ट सेम हो गया, सी, डी, सी, और मूड और रूड भी सेम हो गया, तो सी, डी, सी, डी। इस तरह से क्या हो गई, राइमिंग स्कीम हो चुकी है। तो ए बी हमारे फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम थी, और सी डी सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हो चुकी है। तो सी डी सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखिए, सी डी, सी डी। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए आपकी फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आई होगी। सारी जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है बोर्ड पर ही, और पॉइंट हमें समझ में आई है, उसके लिए विजुअलाइजेशन भी कर दिया है। तो काफी सारी चीजें हमें इस पॉइंट से सीखने को मिली है ना। तो आप लोग पॉइंट को, यदि आपके पास नोटबुक टेक्स्ट बुक या रीडर है तो भी, और नहीं है तो भी, आप लोग जिस भी नोटबुक में लिखना चाहो, सेपरेट बनाना चाहो तो सेपरेट बना सकते हो, ऑल इन वन कंबाइन में करना चाहो तो कंबाइन में कर सकते हो। पॉइंट को आप नोट कीजिए, सबसे पहले पॉइंट को नोट कीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स है उनको आप अलग से सेपरेट नोट कीजिए, वर्ड मीनिंग्स को लिखिए, और फिर पॉइंट को, वीडियो आप देख ही रहे हो, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स को लर्न करके फिर अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से खुद से समझ के आप जरूर पॉइंट को अपने ऑन वे में अपने तरीके से उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, या फिर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जिस तरह से मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में भी समझाया था एक्सप्लेनेशन के
बारे में, ठीक है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोइट थे, तो उसमें आप जानते हो रेफरेंस की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो आप इसे अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जो भी मैसेज था, जो हमें समरी थी, वो मैंने आपको बता दिया और काफी अच्छे से हमने पॉइंट को समझ लिया। तो आई होप आज का वीडियो सेशन हमारा बहुत ही अमेजिंग रहा है ना। और उसके साथ साथ वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक तो आप जरूर करेंगे, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के साथ, जिससे और स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो सके। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है, हम सभी का चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें। आप जैसा भी कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का हम हमेशा वेलकम करेंगे, ठीक है ना। आप अच्छा बताना चाहते हो तो वेरी गुड, और अगर आप चाहते हो कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसमें भी हम सुधार करने की जरूरत जरूर करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को चलने दें। घर पर रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।